हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग बिहार एडुटोरिया पब्लिकेशन के बिहार तथ्य संग्रह बुक का लाइन टू लाइन अध्ययन कर रहे हैं। इसमें ये हम लोग का 6 पार्ट है। इसके पहले मैंने 5 पार्ट इसके अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, ज़रूर देखें। यह बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पे बिहार स्पेशल के क्वेश्चन, बिहार जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक साबित होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स के लाइन टू लाइन अध्ययन करने के लिए। इसके पहले हम लोगों ने बिहार की हिस्ट्री कर ली है, जिसमें मॉडर्न, मिडिवल एंड प्राचीन तीनों हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे बिहार का भूगोल। आइए शुरू करते हैं। बिहार भौगोलिक रूप से एक मैदानी राज्य है। यह गंगा के मैदानी क्षेत्र में बसा एक समृद्ध क्षेत्र है। यह नेपाल के तराई क्षेत्र से विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक विस्तृत है। कहाँ से कहाँ तक? विंध्य पहाड़ी एवं धारवाड़ के चट्टानी क्षेत्र तक यह विस्तृत है, नेपाल के तराई क्षेत्र से लेकर। बिहार पूर्वी भारत में स्थित राज्य है जो भौगोलिक रूप से 3 भागों में विभाजित है। बिहार कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वी हिस्से में, ठीक है। आगे है बिहार का भौतिक विभाजन देखेंगे, जिसमें पर्वतीय या तराई क्षेत्र, फिर है मैदानी और पठार। बिहार को 3 भागों में पर्वतीय तराई क्षेत्र, मैदानी और पठार में विभाजित किया गया है। इसका जो भौतिक विभाजन हम इस प्रकार देख सकते हैं, जिसमें पर्वतीय तराई क्षेत्र में इसमें सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून और दून घाटी है। और मैदान में उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। फिर पठार में धारवाड़ चट्टान और विंध्यन चट्टान। बिहार का भौतिक विभाजन हम देखते हैं। देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ी आपको इधर देखने को मिल जाएगा, फिर दून की पहाड़ी और रामनगर की पहाड़ी। फिर उसके बाद यहाँ पे कोसी नदी, कोसी महानंदा दोआब इधर मिल जाएगा, कोसी गंडक दोआब, घाघरा गंडक दोआब, सोन गंगा दोआब, मगध का मैदान, अंग का मैदान। दक्षिण पठारी क्षेत्र यहाँ देखने को मिल जाएगा, घाघरा नदी इधर से आके। फिर इस प्रकार हम लोगों ने बिहार का भौतिक विभाजन देखा। अब हम इसको विस्तृत रूप में देखेंगे। देखिए, पर्वतीय तराई क्षेत्र बिहार के पश्चिमी भाग में हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का भाग अवस्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 932 वर्ग किलोमीटर है। इसका विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण जिले में है। इसे 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पर्वतीय तराई क्षेत्र को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: सोमेश्वर श्रेणी, रामदून और दून घाटी। तो सोमेश्वर श्रेणी में यह श्रेणी भारत नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी श्रेणी बनाती है? तो याद रखिएगा, सोमेश्वर श्रेणी। यह उत्तरी सीमा में है, जो उस बिंदु से फैलती है जहाँ त्रिवेणी नहर शुरू होती है और भिखना ठोरी दर्रे के पास समाप्त होती है। इस श्रेणी का निर्माण तृतीय काल में हुआ था। ये पहाड़ी उत्तरी गंगा के मैदान में स्थित है और बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग को घेरे हुए है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर पहाड़ी 874 मीटर इसी श्रेणी में स्थित है। रामनगर दून। अब देखेंगे हम रामनगर दून के बारे में। रामनगर पहाड़ी श्रृंखला सोमेश्वर पहाड़ी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यह बेतिया जिला मुख्यालय में से लगभग 400 किमी दूर गंडक नदी के तट पर स्थित है। रामनगर दून कई छोटी पहाड़ियों की एक श्रृंखला है जो 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है। इसे दक्षिणी श्रेणी के रूप में देखा जा सकता है। यह दक्षिणी पर्वतमाला 32 किमी लंबी और 6 से 8 मीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी संतपुर के निकट है। हरहा नदी घाटी रामनगर दून के उत्तर पूर्व में स्थित है। दून घाटी, यह घाटी सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। इसे दून वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो दून घाटी कहाँ स्थित है? सोमेश्वर और रामनगर पर्वतमाला के बीच स्थित है। यह 21 मीटर लंबा और 152 मीटर ऊंचा है। यह 214 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी की अधिकतम
ऊंचाई लगभग 240 मीटर है। अब हम देखेंगे मैदानी क्षेत्र। बिहार के कुल भूभाग का 96% भाग मैदानी है। इस मैदानी भाग का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान के मध्य से गंगा नदी बहती है। गंगा नदी की अवस्थिति के आधार पर इसे 2 उपवर्गों में विभाजित किया जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान, यह मैदान गंगा नदी के उत्तर में स्थित है। इस मैदान का निर्माण गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक, बासमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा जैसी नदियों के जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। यह तिरहुत, सारण, पूर्णिया, दरभंगा और कोसी डिवीजनों के क्षेत्र को कवर करता है और पश्चिम में घाघरा गंडक दोआब से लेकर पूर्व में महानंदी घाटी तक फैला हुआ है। इस मैदान का उत्तर पश्चिम भाग, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, अधिक ऊंचाई वाले तराई क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस मैदान का ढलान उत्तर से दक्षिण तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। यह मैदान उत्तरी भाग अपेक्षाकृत ऊंचा है। यह जलोढ़ पंखों का स्थान है। इसका निर्माण गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और नंदा नदियों के तलछट से हुआ है। उत्तरी बिहार का यह मैदान दोआब, 2 मिलती हुई नदियों के बीच की भूमि में विभाजित है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब बिहार के दोआब हैं। कौन कौन से दोआब? घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। देखिए, घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब। दक्षिणी गंगा का मैदान, इसके पहले हम लोगों ने देखा था उत्तरी गंगा का मैदान। अब हम देखेंगे दक्षिणी गंगा का मैदान। दक्षिणी गंगा का मैदान गंगा नदी के दक्षिण और दक्षिण के पठार पहाड़ियों के क्षेत्र के मध्य दक्षिण गंगा का मैदान अवस्थित है। उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में इसका आकार छोटा है। यह एक त्रिकोणीय आकार का मैदान है। इसे मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो मगध मैदान के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह दक्षिण गंगा के मैदान को मगध मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर में गंगा नदी, पूर्व में टाल क्षेत्र और दक्षिण में दक्षिणी पहाड़ी इलाका और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ है, जिसमें गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, पटना, नालंदा, नवादा जिले शामिल हैं। इस मैदान का निर्माण गंगा नदी, इसकी मुख्य सहायक नदियों जैसे पुनपुन, सोन, फाल्गु नदी की सहायक नदियों द्वारा हुआ है। इस मैदान का ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इस क्षेत्र को 3 उपवर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। देखिए, दक्षिण गंगा के मैदान को 3 भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिण सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान। अब देखेंगे हम पठार के बारे में। पठार बिहार के दक्षिण सीमा का पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है। देखिए, बिहार के दक्षिणी सीमा पर पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र है, जो झारखंड से सीमा साझा करते हैं। दक्षिण में स्थित पठारी क्षेत्र में 2 क्रम की चट्टानें अवस्थित हैं। धारवाड़ चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा, गया और आदि में, और विंध्यन चट्टानें कैमूर, रोहतास में। दक्षिण बिहार की प्रमुख पहाड़ी, अब हम देखेंगे दक्षिण बिहार की प्रमुख पहाड़ी। गया जी में ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, मंगलागौर और गुरप्पा पहाड़ी। कौन कौन सी? ब्रह्मयोनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला, मंगलागौरी और गुरप्पा पहाड़ी। और राजगीर में राजगिरी पहाड़ी, विपुलगिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, वैभवगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी। मुंगेर में खड़गपुर पहाड़ी, पीर पहाड़ी, काली पहाड़ी, सीताचरण पहाड़ी, मारूक पहाड़ी। कैमूर में कैमूर पहाड़ी, रोहतास पहाड़ी और अधौरा पहाड़ी। अन्य महत्वपूर्ण तत्व देखेंगे हम अब। बिहार के उत्तर गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र को चैर या मन कहा जाता है। तो चैर या मन क्या है? जलमग्न निम्न भूमि क्षेत्र जो उत्तरी गंगा के मैदान का है। गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति क्षेत्र को दियारा प्रदेश कहा जाता है। दियारा प्रदेश क्या है? गंगा के मैदानी बाढ़ क्षेत्र में बनने वाले विशेष आकृति हैं। उत्तरी गंगा के मैदान में कई
मन या चौर गोखुर झील के रूप में पाए जाते हैं। दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहते हैं। तो टाल क्या है? दक्षिण गंगा के मैदान में तटबंध से लगे दक्षिण की ओर गहराई वाले क्षेत्र को टाल कहा जाता है। उत्तरी गंगा का मैदान यह बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी गंगा का मैदान यह बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, टर्शियरी चट्टानें आपको यहाँ मिल जाएंगी। फिर क्वाटरनी मैदान भाग, विंध्य चट्टानें और धारवाड़ चट्टानें। देखिए, धारवाड़ चट्टानें प्री कैम्बियन मुंगेर। देखिए, धारवाड़ प्रकार की जो चट्टानें हैं इनका निर्माण काल प्री कैम्बियन युग है। ये मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, राजगीर आदि क्षेत्र में पाई जाती हैं। बिहार के सबसे प्राचीनतम पहाड़ी क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद है विंध्य प्रकार की चट्टानें। ये प्री कैम्बियन इनका काल है प्री कैम्बियन और इसका क्षेत्र है कैमूर, रोहतास। दूसरी प्राचीन पहाड़ी क्षेत्र है। सीमेंट उद्योग के लिए यह प्रसिद्ध है। अब तीसरी है टर्शियरी या हिमालयन। यह प्लास्टोसिन युग, इसका निर्माण काल है प्लास्टोसिन युग। यह पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी विशेषताएं हैं सोमेश्वर पहाड़ी स्थित क्षेत्र, नवीन पहाड़ी क्षेत्र। क्वाटरनी मैदान यह प्लास्टोसिन और होलोसिन इसका निर्माण काल है और यह गंगा का मैदान। बिहार का अधिकांश भाग मैदानी है। कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है ये मैदान। अब हम देखेंगे बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु किसी क्षेत्र के दीर्घकालिक मौसम की औसत दशाओं को जलवायु कहते हैं। बिहार की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो बिहार की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। फिर उसके बाद किसी क्षेत्र की जलवायु विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। तो बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? अक्षांशीय स्थिति, उपोष्ण क्षेत्र, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव और ग्रीष्म हवाएं। तो क्या क्या? अक्षांशीय स्थिति, उत्तर में हिमालय पर्वत की उपस्थिति, बंगाल की खाड़ी से दूरी, उच्चावच, मानसून का प्रभाव और ग्रीष्म हवाएं, ये सारे कारक बिहार की जलवायु को प्रभावित करते हैं। अब हम देखेंगे बिहार के उत्तरी एवं दक्षिण भाग में भौगोलिक दशाओं के अंतर के कारण विभिन्न भूगोलवेत्ताओं ने बिहार की जलवायु को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो कोपेन ने बिहार के जलवायु क्षेत्र को उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में वर्गीकृत किया है। इसे CWG और AW के रूप में। टिवार्था ने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के रूप में इसे CAW और AW के रूप में संकेत के रूप में दिया। थानवर्ड ने उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र और शेष बिहार के रूप में वर्गीकृत किया। इसे CBW और CAW के रूप में वर्गीकृत किया गया। बिहार में सामान्यतः 3 ऋतुएं होती हैं। ग्रीष्म ऋतु जब सूर्य के उत्तरायण की स्थिति होती है तब तापमान में वृद्धि से वायुदाब में कमी आने लगती है। यह मार्च से मध्य जून की स्थिति होती है। 2025 के औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस मौसम में पश्चिमी और मध्य बिहार में गर्म हवाएं चलती हैं जिन्हें लू कहा जाता है। इस मौसम में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे गर्म स्थान गया जो 47 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रहा। तो सबसे गर्म स्थान कौन रहा? गया। मानसून आने से पूर्व बिहार में बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण वर्षा होती है जिसे नार्वेस्टर या काल बैसाखी कहते हैं। तो काल बैसाखी या नार्वेस्टर क्या है? यह बंगाल की खाड़ी से आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा है। अब देखेंगे वर्षा ऋतु। जून मध्य से अक्टूबर मध्य के बीच के समय को बिहार में वर्षा ऋतु के नाम से जाना जाता है। बिहार में मानसून का प्रवेश मध्य जून में होता है। बिहार में जुलाई एवं अगस्त में अधिक वर्षा होती है।
बिहार में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है और 2011 और 25 के दौरान औसत वर्षापात 99.24 सेंटीमीटर रहा। 2024 में बिहार की औसत वर्षा 102.5 सेंटीमीटर रहा। वर्ष 2024 में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में 215.5 सेंटीमीटर रहा। सबसे कम वर्षा वैशाली में 69 सेंटीमीटर हुई। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ हुआ? किशनगंज में, और सबसे कम वर्षा कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून को बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है। बिहार में उत्तरी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिसके कारण उत्तरी बिहार बाढ़ से तथा दक्षिणी बिहार कुछ भाग सूखा से प्रभावित रहता है। अब देखेंगे हम शीत ऋतु के बारे में। इसका काल मध्य अक्टूबर से फरवरी माह तक होता है। मानसून लौटने के साथ बिहार में शीत ऋतु आरंभ हो जाता है। बिहार में दिसंबर एवं जनवरी माह सर्वाधिक ठंड वाली होती है। तो दिसंबर से जनवरी तक बिहार में सर्वाधिक ठंडी होती है। सर्वाधिक ठंडा वाला जिला गया होता है। तो देखिए, बिहार में सर्वाधिक ठंडा और सर्वाधिक गर्म दोनों में गया सबसे ठंडा और गया ही सबसे गर्म जिला है। फिर दिसंबर से जनवरी माह में भूमध्य सागर से आने वाले शीतोष्ण चक्रवात के कारण पश्चिमी एवं मध्य बिहार में हल्की वर्षा होती है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अत्यधिक ठंड बिहार में रबी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। अब देखेंगे हम बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। बिहार में कृषि की दशाओं एवं फसल वर्गीकरण के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्र को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी बिहार के तीसरे वर्ग को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। तो देखिए, जोन 1, जोन 2 और जोन 3 3 भागों में पहले तो विभाजित किया गया है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दर्शाता है कि जहाँ जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, यह क्षेत्र खाद्यान्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक होता है। जोन 2 बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र को दर्शाता है। इस क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों के साथ साथ वर्षा आधारित फसलों की भी प्रधानता है। इस क्षेत्र में मक्का, चाय, जूट का उत्पादन किया जाता है। और जोन 3 को हम 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला जोन 3 ए में बिहार के दक्षिणी पूर्व भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में वर्षा की कमी के कारण खाद्यान्न फसलों की जगह मोटी अनाज को प्रधानता दी जाती है। जोन 2 3 बी बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग को दर्शाता है। इस क्षेत्र में सोन सिंचाई नहर प्रणाली के कारण खाद्यान्न फसलों के उत्पादन की प्रधानता है। अब हम देखेंगे, ये आप लोग मैप देख सकते हैं। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए, जोन 1 इधर है आपका सारा, इसमें यह उत्तर प्रदेश से लगे और नेपाल से लगे क्षेत्र है। और फिर उसके बाद जोन 2 इधर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जोन 3 ए में ये क्षेत्र हैं। इसमें शेखपुरा, भागलपुर, बांका, जमुई आदि क्षेत्र हैं। फिर उसके बाद जोन 3 है बक्सर, कैमूर, भोजपुर, पटना, रोहतास, औरंगाबाद, गया, ये सब सारे क्षेत्र हैं। देखिए, जोन 1 में कुल 13 जिले हैं। जोन 1 में कुल 13 जिले हैं। देखिए, इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, श्रमस्ती और बेगूसराय, वैशाली, सारण, सिवान और गोपालगंज, इसमें जोन 1 में कुल 13 जिले सम्मिलित हैं। फिर देखेंगे, इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 104 से 145 सेंटीमीटर तक होती है। यह खादर मिट्टी की प्रधानता है और मुख्य फसलें गन्ना, धान, गेहूं, अरहर और मक्का आदि हैं। फिर जोन 2 में 8 जिले हैं। जोन 2 में 8 जिले हैं। इसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार हैं। जोन 2 में कितने क्षेत्र हैं? 8 क्षेत्र हैं, 8 जिले हैं, जिसमें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार हैं।
फिर उसके बाद देखेंगे हम जोन थर्ड में हम उपवर्ग ए को देखेंगे। इसमें भी 6 जिले हैं, भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय। इस क्षेत्र में वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो 95 से लेकर 115 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ बांगर मिट्टी की प्रधानता है। मुख्य फसलें गेहूँ, दाल, अरहर और चना आदि हैं। आइए हम इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, जोन थर्ड ए में कौन कौन से हैं? शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका और भागलपुर है। फिर जोन थर्ड के बी में है भोजपुर, पटना, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, रोहतास और कैमूर और बक्सर है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं आगे बिहार का अफवाह तंत्र। अब हम देखेंगे बिहार का अफवाह तंत्र। बिहार की नदियाँ। बिहार का अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। बिहार अफवाह तंत्र की दृष्टि से एक समृद्ध राज्य है। यहाँ नदियों एवं उनकी सहायक नदियों का विस्तृत जाल है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। अफवाह तंत्र के आधार पर बिहार की नदियों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला हिमालयी नदियाँ और दूसरा है पठारी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ ये वर्ष भर जल प्रवाह वाली सदानीरा नदियाँ हैं। ये उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ पूर्ववर्ती होती हैं। ये नदियाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बाल्यावस्था में हैं। ये मार्ग परिवर्तन एवं गोखुर झील बनाने वाली नदियाँ हैं। अत्यधिक जल संग्रहण के कारण बाढ़ का कारण बनती हैं। गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती आदि हिमालयी नदियाँ हैं। अब हम देखेंगे पठारी नदियाँ। ये वर्षा आधारित नदियाँ हैं। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ अनुवर्ती होती हैं। ये नदियाँ छोटे डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। देखिए, ये नदियाँ तो बाल्यावस्था में हैं, लेकिन ये नदियाँ प्रौढ़ावस्था में हैं। ये सीधी गमन करने वाली नदियाँ हैं। ये बाढ़ की कम संभावना होती है। इन नदियों में बाढ़ की कम संभावना होती है। इन नदियों में सोन, पुनपुन, फाल्गु, अजय नदियाँ हैं। तो पठारी नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोन, पुनपुन, फाल्गु और अजय नदी। अब बिहार की प्रमुख नदियों को हम एक बार देख लेते हैं मैप के माध्यम से। देखिए, गंगा नदी यहाँ से आ रही है। यहाँ से आपकी गंडक, बूढ़ी गंडक, बासमती, फिर कमला, कोसी, मोची, महानंदा, फिर कर्मनासा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, निरंजना और मोहाना मिलकर फाल्गु नदी बनाती हैं। फिर किऊल नदी। इस प्रकार हम देख सकते हैं बिहार की प्रमुख नदियों को। आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इनके बारे में अच्छे से। देखिए, गंगा नदी, इसका उद्गम स्थान गंगोत्री है। बिहार में यह बक्सर, चौसा से प्रवेश करती है। इसका संगम या मुहाना कहाँ है? यह बंगाल की खाड़ी में इसका संगम या मुहाना है। और फिर घाघरा नदी, इसका उद्गम तिब्बत है। बिहार में यह सिवान से प्रवेश करती है और इसका मुहाना गंगा सारण में है। गंगा सारण में जाके यह मिल जाती है। फिर गंडक नदी, इसका उद्गम नेपाल में है। यह बिहार में पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। इसका मुहाना गंगा में है। यह सोनपुर में गंगा से जाके मिल जाती है। फिर बूढ़ी गंडक, इसका उद्गम स्थल सोमेश्वर की पहाड़ी है। यह बिहार में पश्चिमी चंपारण से प्रवेश करती है। यह गंगा में खगड़िया में जाकर मिल जाती है। फिर आगे है बागमती। यह महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और सीतामढ़ी में बिहार में प्रवेश करती है। कोसी में जाकर मिल जाती है। कोसी में इसका मुहाना है, कोसी नदी में। फिर आगे है कमला नदी। यह भी महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और मधुबनी से यह बिहार में प्रवेश करती है और कोसी नदी में इसका मुहाना है। फिर अब हम देखते हैं कोसी नदी के बारे में। इसका उद्गम स्थान गोसाई स्थान नेपाल में है। यह बिहार में सुपौल से प्रवेश करती है और गंगा कुर्सेला कटिहार में जाकर मिल जाती है। फिर महानंदा नदी,
यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलती है। किशनगंज में यह बिहार से प्रवेश करती है। बिहार में यह किशनगंज से प्रवेश करती है और गंगा में यह मालदा में जाकर मिल जाती है। महानंदा नदी, कर्मनासा नदी, विंध्य पहाड़ी, कैमूर, यह विंध्य के पहाड़ी से निकलती है और बिहार में यह कैमूर से प्रवेश करती है और गंगा में यह चौसा स्थान पर मिल जाती है। सोन नदी, यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश से। यह बिहार में रोहतास से प्रवेश करती है और गंगा दानापुर में जाकर मिल जाती है। पुनपुन नदी झारखंड पलामू से निकलती है। यह बिहार में औरंगाबाद से प्रवेश करती है और गंगा फुतुहा में जाकर मिल जाती है। फिर फाल्गु या निरंजना नदी, यह बिहार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गया से यह बिहार में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी के साथ गंगा में मिल जाती है। फिर सिकरी नदी, यह छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। नवादा से यह बिहार में प्रवेश करती है और क्यूल नदी के साथ गंगा में यह मिल जाती है। फिर उसके बाद क्यूल नदी हजारीबाग झारखंड से निकलती है। जमुई, बिहार में यह जमुई से प्रवेश करती है और गंगा में यह लखीसराय में मिल जाती है। अजय नदी जमुई से प्रवेश करती है। अजय नदी जमुई से निकलती है और जमुई में से बिहार में प्रवेश करती है तथा गंगा पश्चिम बंगाल में जाकर गंगा से मिल जाती है। गंगा नदी, अब हम देखेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथियाँ दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार की सबसे प्रमुख नदी एवं प्रवाह तंत्र का आधार है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले में चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार भागलपुर के समीप सीमा बनाते हुए बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान गंगा नदी में 12 जिलों गंगा नदी बिहार के 12 जिले बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। पुनः देखते हैं। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है, चौसा के समीप प्रवेश करती है और कटिहार भागलपुर के से सीमा बनाती हुई बिहार से बाहर पश्चिम बंगाल में चली जाती है। इस दौरान बिहार 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय से गुजरती है। बिहार में गंगा नदी का सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। बिहार में गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई पटना में है। गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन है। तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, सोन, पुनपुन। आदि नदियाँ बिहार में गंगा से मिलती हैं, जबकि महानंदा और अजय बिहार से बाहर गंगा में मिलती हैं। तो बिहार से बाहर गंगा में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? महानंदा और अजय। बांग्लादेश में इसे पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है, अतः बंगाल की खाड़ी में यह गिरती है। फिर है घाघरा नदी। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। यह मानसरोवर तिब्बत के पास से निकलती है, बिहार के सिवान में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर बहती हुई सारण में गंगा में मिल जाती है। अन्य नाम सरयू। घाघरा नदी का अन्य नाम सरयू। मैदानी भागों में गोगरा, करनाली नेपाल में। देखिए, घाघरा नदी को नेपाल में करनाली बोला जाता है और मैदानी भागों में सरयू।
इसका अन्य नाम गोगरा भी है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, भोरी, सेती आदि हैं। गंडक नदी, अब हम देखेंगे गंडक नदी के बारे में। गंडक नदी को मैदानी भागों में नारायणी कहते हैं। सप्तगंडकी शालिग्रामी नेपाल में नाम से जाना जाता है। नेपाल में गंडक नदी को शालिग्रामी नाम से जाना जाता है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा सीढ़ियों को पार करते समय गार्ज बनाती है। गंडक की मुख्य शाखा धौलागिरी और अन्नपूर्णा श्रेणियों को पार करते समय गार्ज बनाती है और बिहार में भैंसा-लोटन, पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। तो गंडक नदी कहाँ पे प्रवेश करती है? तो पश्चिमी चंपारण भैंसा-लोटन में प्रवेश करती है। यह उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच 45 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ गंडक, काली और त्रिशूली आदि हैं। इससे मिलने वाले गोल गोल काले पत्थरों को शालिग्राम कहा जाता है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। बूढ़ी गंडक नदी सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले से बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिकरहना ऊपरी भाग में। इसकी सहायक नदियाँ बूढ़ी गंडक की सहायक नदियाँ हैं मसान, बलौर, तियूर, धनौती आदि हैं। अब हम देखेंगे बागमती नदी के बारे में। बागमती नदी यह नेपाल में हिमालय की भारत श्रेणी से निकलती है। बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है, अतः गंगा में नदी में विलीन हो जाती है। देखिए, बागमती नदी नेपाल में हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है, बिहार में सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है तथा अंत में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पहले यह बूढ़ी गंडक में मिलती थी, लेकिन अब यह कमला नदी से मिलकर कोसी नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां हैं लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विसुमती। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? लाल बकिया, लखनदेई, मनोहरा, अधवारा, विसुमती आदि। नेपाल में इस नदी के तट पर काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। कोसी नदी, अब हम देखेंगे कोसी नदी के बारे में। यह नेपाल में उत्तर पूर्वी में स्थित गोसाई नामक स्थान से निकलती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? गोसाई स्थान से निकलती है। इसे नेपाल में सप्त कौशिकी कहते हैं। कोसी नदी को नेपाल में क्या कहते हैं? सप्त कौशिकी, क्योंकि यह 7 धाराओं के मिलने से बनती है। कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला में गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो कोसी नदी बिहार में सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला कटिहार में गंगा में विलीन हो जाती है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है। कोसी नदी अपने मार्ग परिवर्तन एवं बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसलिए बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियां हैं अरुण, तोमर, लिखू, दूधीकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी। इसकी सहायक नदियां हैं अरुण, तमोर, लिखू, दूधीकोसी, तामाकोसी, इंद्रावती, सुनकोसी आदि। महानंदा नदी यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की पहाड़ी से निकलकर किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार होते हुए मालदा, पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है।
यह उत्तर बिहार की सबसे पूर्वी नदी है। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, बालासर और मेची हैं। इसकी सहायक नदियाँ पैनोर, नागर, बालासर और मेची हैं। कर्मनासा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्याचल पहाड़ी से होती है और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित होते हुए चौसा बक्सर में गंगा नदी में मिलती है। कर्मनासा नदी इसकी उत्पत्ति विंध्य पहाड़ी से होती है और यह बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करते हुए चौसा बक्सर में गंगा नदी से मिलती है। यह दक्षिण बिहार की सबसे पश्चिमी नदी है। कर्मनासा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी नदी अपवित्र नदी है, तो यह कर्मनासा नदी अपवित्र नदी है। अब देखेंगे हम सोन नदी के बारे में। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल शिरडी से निकलती है। यह रोहतास बिहार एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास और भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिल जाती है। पुनः देखते हैं, यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल शिरडी से निकलती है। यह रोहतास एवं गढ़वा जिले झारखंड के बीच से बिहार में प्रवेश करती है। रोहतास तथा भोजपुर की पूर्वी सीमा बनाते हुए मनेर दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। यमुना के बाद गंगा की दूसरी सबसे बड़ी दक्षिणी सहायक नदी है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कान्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रिहंद, कान्हार और उत्तरी कोयल है। सोन नदी पर डेहरी बांध रोहतास में है और इंद्रपुर बैराज रोहतास में है। बाढ़ सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। सोन नदी पर बने नहरों में रोहतास, भोजपुर के शुष्क मैदानी क्षेत्र को बिहार का मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र बनाया गया है। अब हम देखेंगे पुनपुन नदी के बारे में। पुनपुन नदी यह झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह बिहार में औरंगाबाद, जहानाबाद से होते हुए फुतुहा में गंगा से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मोरहर, मादर और दरहधा। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं मोरहर, मादर और दरधा। यह दक्षिण बिहार की दूसरी प्रमुख नदी है। फाल्गु नदी यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली नीलांजना तथा मुहाना नदियों से मिलने से बनती है। फाल्गु नदी फिर से देखते हैं, यह हजारीबाग के पठार से निकलने वाली नीलांजना तथा मुहाना नदियों के मिलने से बनती है और अंततः गया होते हुए पुनपुन नदी में मिल जाती है, जो गंगा की उपनदी है। गया में फाल्गु नदी के पास विष्णुपद मंदिर स्थित है तथा पितृपक्ष के दौरान लाखों की संख्या में हिंदू धर्म के तीर्थयात्री आते हैं। फाल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कयाजी डैम बनाया गया है। तो कयाजी डैम, रबर डैम कहाँ बनाया गया है? फाल्गु नदी पर। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गु नदी के किनारे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हम देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में। बिहार में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर के बारे में। पटना नदी गंगा नदी के किनारे, मोकामा गंगा नदी के किनारे, मुंगेर गंगा नदी के किनारे, भागलपुर गंगा नदी के किनारे, बक्सर गंगा नदी के किनारे, छपरा घाघरा नदी के किनारे, हाजीपुर गंडक नदी के किनारे और बांका चांदन नदी के किनारे। सोनपुर गंडक नदी के किनारे, मुजफ्फरपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, खगड़िया बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी के किनारे, दरभंगा बासमती नदी के किनारे, गया फाल्गु नदी के किनारे, फुतुआ पुनपुन नदी गंगा नदी के किनारे, लखीसराय किऊल नदी के किनारे बसे हुए हैं। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनको देखने वाले हैं। बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं जल प्रबंधन के उद्देश्य से बिहार में
3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। इन परियोजनाओं में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई प्रबंधन, जल संरक्षण, पर्यटन, परिवहन, ऊर्जा उत्पाद आदि को लक्षित किया गया है। तो बिहार की नदी घाटी परियोजनाएं 3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। तो 3 बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन कौन सी है? सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? सोन नदी, गंडक नदी और कोसी नदी। बहुउद्देशीय परियोजना, सोन बहुउद्देशीय परियोजना। सोन नदी परियोजना का निर्माण डेहरी, रोहतास में किया गया था। यह बहुउद्देशीय परियोजना बिहार की सबसे पुरानी एवं प्रथम नदी घाटी परियोजना है। यह बहुउद्देशीय नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी और पहली नदी घाटी परियोजना है। डेहरी में बारून के पास सोन नदी पर बांध बनाकर दोनों किनारे से निकाली गई है। पूर्वी सोन नहर, इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल, पटना तक सिंचाई की जाती है। और पश्चिमी सोन नहर, इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र, डेहरी जल विद्युत केंद्र तथा बारून जल विद्युत केंद्र 3.3 मेगावाट स्थापित किए गए हैं। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना। गंडक परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इसका लाभ बिहार, उत्तर प्रदेश एवं नेपाल को मिलता है। तो गंडक बहुउद्देशीय परियोजना का लाभ किसको किसको मिलता है? नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलता है। आप फिगर के माध्यम से इसे देख सकते हैं। यहाँ से गंडक नदी आ रही है और ये पश्चिमी गंडक नहर, और यहाँ पे नेपाल इसके बॉर्डर पे बनाया गया है वाल्मीकि बैराज। गंडक परियोजना के लिए 1959 ईस्वी में नेपाल के साथ समझौता हुआ। इस परियोजना का कार्य 1960 में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना के अंतर्गत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। इस परियोजना के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर भैंसा लोटन के पास गंडक नदी पर बांध का निर्माण कर जलाशय का निर्माण किया गया। यह बैराज बांध वाल्मीकि नगर के पास त्रिवेणी संगम के पास निर्मित है। गंडक परियोजना में जलाशय से पूर्व एवं पश्चिम की ओर निकली गई है। पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर। पूर्वी गंडक नहर 3 भागों में विभक्त है, जिसे तिरहुत, त्रिवेणी और दोन नहर के नाम से जाना जाता है। तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नहर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली जिले में सिंचाई की जाती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। पश्चिमी नहर जलाशय से नेपाल होकर निकलती है। नेपाल में सिंचाई के अतिरिक्त इनसे निकलने वाली सहायक नदियों में उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, देवरिया, बिहार में सीवान, सारण में सिंचाई होती है। इस परियोजना के तहत पूर्वी नहर पर 15 मेगावाट का जल विद्युत केंद्र स्थापित है। इस प्रकार का विद्युत केंद्र पश्चिमी नहर पर भी बनता है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना। कोसी परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना की स्थापना 1953 में की गई। यह परियोजना 1954 में लागू हुई। इस परियोजना के तहत हनुमान नगर बांध बनाकर नेपाल में जलाशय का निर्माण किया गया। यह परियोजना 1965 ईस्वी में पूर्ण हुआ। आप चित्र के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं पश्चिमी कोसी नहर और पूर्वी कोसी नहर। यह जलाशय है और यह कोसी नदी है। यहाँ पे बांध बनाया गया है। आगे देखते हैं कोसी नदी पर निर्मित जलाशय एवं कोसी नदी पर निर्मित जलाशय से पूर्वी एवं पश्चिमी की ओर नहरों का निर्माण किया गया है। पूर्वी कोसी नहर, इससे अररिया, सुपौल एवं पूर्णिया आदि में सिंचाई होती है और पश्चिमी कोसी नहर में इससे दरभंगा, मधुबनी, सुपौल और बेगूसराय आदि में सिंचाई होती है। अब हम देखेंगे बिहार के प्रमुख झीलों के बारे में। सबसे पहले हम मैप के बारे में मैप से देखेंगे। देखिए
प्रमुख झीलें जो हैं इसमें पश्चिमी चंपारण में सरैया मन झील कहाँ है, यह पश्चिमी चंपारण में है। मोती झील, पिपरामन झील यह पूर्वी चंपारण में है। और फिर दरभंगा में कुशेश्वर झील कहाँ है, दरभंगा में। सिसरी झील सहरसा में। और फिर गोगाबिल झील कटिहार में। फिर उसके बाद जगतपुर झील भागलपुर में और कांवर झील बेगूसराय में, घोड़ा कटोरा झील नालंदा में और मुचलिन झील गया जी में और अनुपम झील कैमूर में। देखिए यहाँ पे फिर से देखेंगे हम लोग डिटेल में। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। गोगाबिल झील कटिहार में। कुशेश्वर झील दरभंगा में। सिमरी झील सहरसा में। जगतपुर झील भागलपुर में। मोती झील मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। सरैयामन झील बेतिया पश्चिमी चंपारण में। पिपरामन मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। और फिर घोड़ा कटोरा झील राजगीर नालंदा में। अनुपम झील कैमूर में। मुचलिन झील बोधगया गया जी में और नागी झील जमुई में। नकटी झील जमुई में। बिहार की अब प्रमुख नहरें देखेंगे। नहर त्रिवेणी नहर यह गंडक नदी से निकाली गई है और लाभान्वित क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो कौन से है, अगला है तिरहुत नहर यह गंडक नदी से निकाली गई है। इससे लाभान्वित क्षेत्र भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली है। अब दोन नहर यह भी गंडक नदी से निकाली गई है। इससे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली लाभान्वित क्षेत्र हैं। अब पूर्वी कोसी नहर यह कोसी नदी से निकलती है। दरभंगा, मधुबनी और सुपौल लाभान्वित क्षेत्र हैं। राजपुर नहर यह कोसी नदी से निकलती है। सहरसा, मधेपुरा और बेगूसराय इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं। पूर्वी सोन नहर यह सोन नदी से निकलती है। औरंगाबाद, जहानाबाद, पटना, गया और अरवल इससे लाभान्वित क्षेत्र हैं। पश्चिमी सोन यह सोन नदी से निकलती है और रोहतास, भोजपुर, कैमूर, बक्सर इसके लाभान्वित क्षेत्र हैं। अब हम देखेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। जब नदी की ढाल में अकस्मात परिवर्तन आने से नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जब नदी तीव्र वेग से पहाड़ से नीचे गिरती है तो उसे जलप्रपात कहा जाता है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात: ककलोत जलप्रपात नवादा में। दुर्गावती जलप्रपात रोहतास में। कशिश जलप्रपात रोहतास में। धुआं कुंड जलप्रपात रोहतास में। मझर कुंड जलप्रपात रोहतास में। तुतला भवानी जलप्रपात रोहतास में। करकटगढ़ जलप्रपात कैमूर में। तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। अब आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड। बिहार के प्रमुख जलकुंड देखिए, राजगीर में अवस्थित जो बिहार के गर्म जलकुंड है उसमें ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है, इसे याद रखिएगा। ब्रह्मकुंड बिहार का सबसे गर्म जलकुंड। सप्तधारा, मखदूम कुंड, गोमुख कुंड, सूर्य कुंड और नानक कुंड। मुंगेर लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड, जन्म कुंड, श्रृंगार ऋषि कुंड और पंचरट कुंड। सीता कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड और बरारी कुंड। तो ये मुंगेर कुंड के अंतर्गत मुंगेर में अवस्थित हैं और गया में अग्निकुंड अवस्थित हैं। तो ये प्रमुख जलकुंड थे। अब हम देखेंगे बिहार के प्रमुख मिट्टियों के बारे में। बिहार की प्रमुख मिट्टियाँ: पृथ्वी की ऊपरी सतह पर फैले मोटे, मध्यम और बारीक कार्बनिक अकार्बनिक मिश्रित कणों को मिट्टी या मृदा कहते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने, फूटने तथा इसमें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होता है। तो बिहार की मिट्टी के निर्माण में स्थलाकृति, वर्षा, आर्द्रता, तापमान, प्राकृतिक वनस्पति आदि की मुख्य भूमिका होती है।
मृदा के अध्ययन को मृदा विज्ञान पेडोलॉजी कहा जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ लगभग 90% क्षेत्र में जलोढ़, अपोढ़, कछारी मिट्टी पाई जाती है। बिहार में मिट्टी को उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार में निम्नलिखित रूप में विभाजित किया जाता है। देखिए, बिहार की मिट्टी को उत्तरी बिहार एवं दक्षिणी बिहार के रूप में विभाजित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे उत्तरी बिहार की मिट्टियाँ। उत्तरी बिहार में मिट्टियों में पर्वतीय मिट्टी, तराई मिट्टी, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी और नवीन जलोढ़ मिट्टी या जिसे खादर मिट्टी भी कहते हैं। अब दक्षिण बिहार की मिट्टी में टाल मिट्टी, कगारी मिट्टी, पुरानी जलोढ़, कैरेल केवाल मिट्टी और लाल पीली बलथर मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टियाँ। अब हम डिटेल में अध्ययन करेंगे उत्तर बिहार की मिट्टियों का। उत्तर बिहार की मिट्टी का निर्माण हिमालय से निकलने वाली गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा एवं उसकी सहायक नदियों से हुआ है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी को 4 उपवर्गों में बांटा गया है। पर्वतीय मिट्टी, जिसे पिटमांड कहा जाता है, यह मिट्टी पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है। इस श्रेणी में अधिक वर्षा होने के कारण मृदा में अधिक नमी पाई जाती है और अधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा मुख्य रूप से धान एवं गन्ने की खेती के लिए अनुकूलित होती है। अब देखेंगे हम तराई मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विस्तार बिहार के उत्तरी सीमा पर पश्चिम में चंपारण से लेकर पूर्व में किशनगंज तक 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी मिट्टी में है। इस मिट्टी में कहीं कंकड़ और कहीं रेत की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा कई जगहों पर दलदली भूमि का भी विकास हुआ है। यह मिट्टी हल्के भूरे या पीले रंग की होती है। यह मिट्टी धान, पटसन और गन्ने के लिए अनुकूल होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। अब हम पढ़ेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इस मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। इस मिट्टी का विस्तार मुख्यतः घाघरा, गंडक, दोआब और बूढ़ी गंडक के पश्चिम भाग में है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि में है। इस मिट्टी को बाल सुंदर मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी को बाल सुंदरी मिट्टी भी कहा जाता है। इस मृदा में चूना, पोटास की अधिकता तथा फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में मृदा और चूना तथा पोटास की तो अधिकता होती है तथा फास्फोरस एवं नाइट्रोजन की कमी होती है। इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इसमें मुख्य रूप से धान, गेहूँ, मक्का, तंबाकू आदि उगाए जाते हैं। अब देखेंगे हम बाल सुंदरी मिट्टी के बारे में। यहाँ पे देखिए आया है ना, बाल सुंदरी मिट्टी उत्तर बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। इसका विस्तार पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, पश्चिम चंपारण आदि जिलों में। नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों में खादर मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष लाए गए अवसादों से खादर मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का विस्तार गंगा नदी, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा की निचली घाटी में है। इस नदी का रंग गहरा भूरा होता है और तथा इसमें बालू एवं चीका की प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी अत्यधिक उर्वर होती है, जिसमें पर्याप्त सिंचाई होने पर धान, गेहूँ, जूट, मक्का आदि पैदावार अच्छी होती है। अब हम देखेंगे दक्षिण बिहार की मिट्टी को। दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में जानेंगे। दक्षिण बिहार की मिट्टी का विस्तार गंगा नदी तथा छोटा नागपुर पठार के मध्य है। मिट्टी के संरचना के आधार पर दक्षिण बिहार की मिट्टी को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कगारी मिट्टी। अब हम देखेंगे कगारी मिट्टी के बारे में। गंगा नदी के दक्षिण तट पर एवं सोन, फाल्गु, पुनपुन, किरौल नदी के किनारे इस मिट्टी का विस्तार है। इसकी उर्वरता शक्ति कुछ कमजोर होती है। यह मिट्टी मोटे अनाज एवं सब्जी के उत्पादन के लिए जानी जाती है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, सरसों, मिर्च आदि हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी। कैरेल केबाल मिट्टी।
इस मिट्टी का विस्तार बक्सर, उत्तरी गया, पटना, नालंदा, मुंगेर से लेकर भागलपुर तक है। इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति अधिक होती है तथा इसमें जल सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। इस मिट्टी का रंग गहरा भूरा, पीला और एवं हल्का होता है। इस मिट्टी में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें मक्का, धान, बाजरा, आलू, अरहर, गेहूं आदि हैं। अब हम देखेंगे लाल पीली मिट्टी या बलथर मिट्टी। पश्चिम में कैमूर श्रेणी के निकट से पूर्व में राजमहल की उच्च भूमि तक 8 से 15 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में इस मिट्टी का विस्तार है। यह मिट्टी जमुई, मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी क्षेत्र, बांका, नवादा और औरंगाबाद के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में रेत कंकड़ की बहुलता होती है एवं इसकी उर्वरा शक्ति काफ़ी कम होती है। इस मिट्टी में जल संग्रहण की क्षमता भी कम होती है। लौह तत्व की प्रधानता के कारण यह मिट्टी लाल रंग की होती है तथा इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर आदि मोटे अनाज उगाए जाते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी कैमूर एवं रोहतास के पठारी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी में बालू और लैटराइट मिट्टी के अंश भी पाए जाते हैं। इस मिट्टी के में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का एंड मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो ये हमने बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे वन्य और वन्यजीव। बिहार के वन एवं वन्यजीव। बिहार एक मानसूनी प्रदेश है। यहाँ मुख्य रूप से मानसूनी पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन पर्णपाती वनों को इनकी विशिष्टता के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है। बिहार में आर्द्र पर्णपाती वन किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर तथा नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में साल, सेमल, जामुन, सागवान आदि के वृक्ष मिलते हैं। इसके अतिरिक्त इन वनों में सवर घास, हाथी घास, नरकट, बेद आदि झाड़ियाँ पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्ष में वर्षा औसतन 120 से कम होती है। देखिए, शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा 120 सेंटीमीटर से कम होती है। बिहार के अधिकांश भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये वन कैमूर की पहाड़ी, मुंगेर, जमुई, बांका आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, अमलतास, साल, खैर, महुआ, पलास, जामुन, बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे बिहार के वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में 1 राष्ट्रीय उद्यान तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार है। अब हम देखेंगे बिहार के अभ्यारण्य। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिमी चंपारण में है। इसका क्षेत्रफल 1779.71 किलोमीटर है। इसकी विशेषताएं हैं, यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें बिहार के सबसे घने वन पाए जाते हैं। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य इसके अंदर है। अब हम देखेंगे भीम बांध एवं वन्यजीव अभ्यारण्य। यह मुंगेर में है और इसका क्षेत्रफल 680 किलोमीटर है। इसकी विशेषताएं हैं तेंदुआ, भालू, सूअर, मगरमच्छ आदि के लिए यह प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे गौतम बुद्ध पक्षी विहार। यह गया में अवस्थित है और यह 138.33 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। नेक्स्ट है कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य। कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य यह बेगूसराय में स्थित है। यह 63.11 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र विस्तृत है। साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है ये, और रामसर सूची में शामिल बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि है। तो बिहार का प्रथम आर्द्रभूमि क्षेत्र जो रामसर स्थल में शामिल है वो है कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर आगे है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। यह रोहतास एवं कैमूर में है। यह इसका क्षेत्रफल 1784.73 किलोमीटर है। बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यह है। फिर नेक्स्ट है नागी बांध पक्षी विहार। यह जमुई में स्थित है। यह 1.92 किलोमीटर में इसका क्षेत्र विस्तृत है। यह सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देख सकते हैं कि 1.92 किलोमीटर पक्षी अभ्यारण्य है। फिर आगे है
नकटी डैम वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भी जमुई में है। इसका क्षेत्रफल 3.33 किलोमीटर में है। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 पर नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में सूची में शामिल किया गया। तो नागी और नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य को विश्व पर्यावरण 2024 में रामसर सूची में शामिल किया गया। आगे है राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह नालंदा में स्थित है। 35 किलोमीटर क्षेत्रफल में इसका क्षेत्र विस्तृत है। आगे है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह पश्चिमी चंपारण में, इसका क्षेत्रफल 8.87 किलोमीटर है। इसकी विशेषताएं हैं, इस अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित उदयपुर झील को वर्ष 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया। आगे है रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, रजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, यह नवादा में स्थित है। यह 27.27 किलोमीटर में इसका क्षेत्र विस्तृत है। आगे है कुशेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह दरभंगा में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 29.21 किलोमीटर है। यह साइबेरियाई पक्षियों का आश्रय स्थल है। अब है विक्रमशिला डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य, यह भागलपुर में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 60 किलोमीटर है। 60 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला गंगा नदी में मुंगेर से भागलपुर तक स्थित है। यह भारत के पहले डॉल्फिन अभ्यारण्य के रूप में यह प्रसिद्ध है। आगे है बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, यह वैशाली में स्थित है। इसका क्षेत्रफल विस्तार 1.98 किलोमीटर है। यह दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन था? सबसे छोटा अभ्यारण्य था नागी पक्षी विहार, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य था। और दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अब हम इसको मैप के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। देखिए बिहार के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं इनको हम मैप के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो एकमात्र बिहार का राष्ट्रीय उद्यान है, यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है। पश्चिमी चंपारण में ही उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। फिर आगे है दरभंगा में कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर आगे है बेगूसराय में कांवर झील वन्यजीव अभ्यारण्य, जो रामसर स्थल में शामिल है। फिर नेक्स्ट है भागलपुर में देखेंगे तो यहाँ पे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। फिर आगे है वैशाली में बड़ैला सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, जो बिहार का दूसरा सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य है। फिर नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, यह कैमूर में स्थित है। फिर आगे है गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, यह गया जी में स्थित है। फिर आगे है राजगीर पंत वन्यजीव अभ्यारण्य, यह नालंदा में स्थित है। और नेक्स्ट है राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य, यह नवादा में स्थित है। फिर लास्ट में है नागी जल पक्षी अभ्यारण्य और नकटी जलाशय पक्षी अभ्यारण्य, यह दोनों जमुई में स्थित है, जिनको रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब हम देखेंगे बिहार के रामसर स्थल। वर्तमान में बिहार में कुल 6 रामसर स्थल हैं। पहला है कांवर झील रामसर स्थल, जो 2020 में घोषित किया गया था। यह बेगूसराय में है। इसका क्षेत्रफल 2620 किलोमीटर है। आगे है नागी पक्षी अभ्यारण्य, यह 2024 में घोषित किया गया था और यह जमुई में स्थित है। यह 206 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर आगे है नकटी पक्षी अभ्यारण्य, यह 2024 में इसको घोषित किया गया था और यह जमुई जिला में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 333 किलोमीटर है। फिर नेक्स्ट है गोकुल जलाशय, यह 2025 में इसका घोषणा वर्ष है। यह बक्सर जिला में स्थित है और यह 448 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल तक विस्तृत है। आगे है उदयपुर झील, यह 2025 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया और यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है और यह 319 किलोमीटर तक इसका क्षेत्रफल विस्तृत है। गोगाबिल झील, यह 2025 में इसका घोषणा किया गया था और यह कटिहार जिले में अवस्थित है। 86.63 इसका क्षेत्रफल विस्तृत है। अब हम देखेंगे वन स्थिति रिपोर्ट 2023 बिहार के परिप्रेक्ष्य में। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्ष पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित किया गया था। 2023 की इस रिपोर्ट श्रृंखला में 18वीं रिपोर्ट है।
बिहार में वन आवरण। बिहार में वन आवरण। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 75.32 बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का वन आवरण 7532.45 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 7532.45 किलोमीटर, जो राज्य के कुल भौतिक क्षेत्रफल का 8% है। तो वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना है? 7532, या फिर इसको बोल सकते हैं 7532.45 वर्ग किलोमीटर, और ये कुल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 151 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 151 वर्ग किलोमीटर की। बिहार में वन आवरण एवं वृक्षावरण। बिहार में वन आवरण 7532 किलोमीटर है। बिहार में वन आवरण कितना है? 7532 किलोमीटर, और यह 8% है बिहार के कुल क्षेत्रफल का, और इसमें वृद्धि 151 वर्ग किलोमीटर हुई है। और बिहार में वृक्षावरण है 2500 वर्ग किलोमीटर। इसमें 2.68% यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का है, और इसमें 159 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। अब हम देखेंगे बिहार की झाड़ी। तो बिहार में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल 260 वर्ग किलोमीटर है। यह बिहार के कुल भूभाग का 0.28% है। अब हम देखेंगे कुल क्षेत्रफल। यह 10,292 वर्ग किलोमीटर है। बिहार के वनावरण, वृक्षावरण और झाड़ी का कुल क्षेत्रफल 10,292 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भूभाग का 10.96% है, और इसमें वृद्धि 310 वर्ग किलोमीटर की गई है। कितने की वृद्धि हुई है? 310 वर्ग किलोमीटर की। आगे हम देखेंगे जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक और सबसे कम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे अधिक वनावरण कैमूर में है, जो 1025.68 वर्ग किलोमीटर है, और उसके पश्चात सेकेंड नंबर पे पश्चिमी चंपारण है, जो 908.23 वर्ग किलोमीटर है। फिर तीसरे में जमुई है, जो 670.84 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो बिहार में वनावरण के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार कितना है? कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। अब देखेंगे बिहार में सबसे कम वनावरण किन जिलों में है? तो शेखपुरा, अरवल और बक्सर में है। शेखपुरा में 0.82 वर्ग किलोमीटर ही वनावरण है। अरवल में 4.02 वर्ग किलोमीटर है, और बक्सर में 6.01 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार के सबसे ज़्यादा वनावरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? कैमूर, पश्चिमी चंपारण और जमुई। और सबसे कम वनावरण वाले क्षेत्रफल वाले शेखपुरा, अरवल और बक्सर हैं। आगे चलते हैं जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार। ये इसके पहले क्षेत्रफल के अनुसार था, अब हम देखेंगे प्रतिशत के अनुसार। तो कैमूर में 30 सबसे अधिक किन जिलों में है? तो सबसे अधिक कैमूर, फिर जमुई और मुंगेर में है। कैमूर में 30.51%, जमुई में 21.65% और मुंगेर में 21.57% है। सबसे कम किन जिलों में है? शेखपुरा, बक्सर और सिवान में। सबसे कम किन किन जिलों में है? तो शेखपुरा, सिवान और बक्सर में। शेखपुरा, बक्सर और सिवान में। देखिए, शेखपुरा में 0.12%, बक्सर में 0.35% और सिवान में 0.42% है। 2021 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि या नुकसान वाले जिले। तो वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किन जिलों में हुई 2021 की तुलना में? तो सर्वाधिक वृद्धि भागलपुर में हुई, फिर मधुबनी में हुई, फिर बांका में हुई। भागलपुर में 33.82 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई वनावरण की, और मधुबनी में 25.71 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई, और बांका में 19.16 वर्ग किलोमीटर वनावरण की वृद्धि हुई। कैमूर में
अब देखेंगे हम वनावरण को नुकसान या वनावरण में कमी कहाँ हुई, तो कैमूर, नवादा और किशनगंज में। कहाँ कहाँ? कैमूर, नवादा, किशनगंज में। कैमूर में -35.35 वर्ग किलोमीटर यानी 35.35 वर्ग किलोमीटर की यहाँ पे कमी हुई। फिर उसके बाद नवादा में 9.76 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई और किशनगंज में 7.56 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले बहुत घने वन। पश्चिमी चंपारण में देखिए, बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन कौन से हैं? इसमें बहुत घन वन में पश्चिमी चंपारण है। शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल कितना है? 303.78 वर्ग किलोमीटर। मध्यम रूप से घने वन या पश्चिमी चंपारण में 527.25 वर्ग किलोमीटर और खुले वन कैमूर में 499.68 वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं 2019, 21 एवं 23 की वनावरण की तुलना। अब हम देखेंगे 2019, 21 और 23 की वनावरण की तुलना। बहुत घने वन 2019 में 333 वर्ग किलोमीटर और 2021 में 333 वर्ग किलोमीटर और 2023 में 387 वर्ग किलोमीटर। और मध्यम रूप से घने वन 3250 वर्ग किलोमीटर 2019 में, 2021 में 3286 वर्ग किलोमीटर और 2023 में 3284 वर्ग किलोमीटर। खुले वन 2019 में 3693 वर्ग किलोमीटर, 2021 में 3762 वर्ग किलोमीटर और 2023 में 3861 वर्ग किलोमीटर। तो कुल 2019 में 7306 वर्ग किलोमीटर और 2021 में 7381 वर्ग किलोमीटर और 2023 में 7532 वर्ग किलोमीटर। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में वन एवं वृक्ष आवरण 10.5% है। कितना है? 10.5%। बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों की संरचना। खुले वन 51%, मध्यम सघन वन 44% और अत्यंत सघन वन 5%। तो बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों की संरचना। खुले वन 51%, मध्यम सघन वन 44% और अत्यंत सघन वन 5% है। नोट है, बिहार 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर अधिक से क्षेत्रफल वाली वृक्षावृत क्षेत्रफल को वनाच्छादन माना जाता है। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वनाग्नि की सर्वाधिक जिलावार संख्या पश्चिमी चंपारण, जमुई और मुंगेर। पश्चिमी चंपारण में 1403 और जमुई में 300। बिहार में आपदा प्रबंधन। बिहार एक मैदानी राज्य है जहाँ की मुख्य आपदा बाढ़ है। इसके अतिरिक्त बिहार सूखा, भूकंप, चक्रवात, लू जैसी आपदाओं से भी पीड़ित होता है। बाढ़। बिहार में 38 जिलों में से 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। इन जिलों में 15 अत्यधिक बाढ़ प्रभावित तथा 13 कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। बाढ़ का अत्यधिक प्रभाव उत्तर बिहार में देखा जाता है। बिहार का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र भारत के कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का 16.5% है। अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले 15, इसमें पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, माधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार है। कम बाढ़ प्रभावित जिले, इसमें पश्चिमी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय और शेखपुरा है। तो इस प्रकार हम लोग देखा कि कौन से अत्यधिक बाढ़ प्रभावित जिले हैं और कौन से कम बाढ़ प्रभावित जिले हैं। अब हम देखने वाले हैं बाढ़ के आने के प्रमुख कारण। बिहार की भू आकृति का नीचा होना और दूसरा है बिहार में वर्षा ऋतु में 2 माह में अत्यधिक वर्षा होना। उत्तर बिहार की नदियों में वर्षा ऋतु में अत्यधिक जल प्रवाह होना। बिहार में जल प्रबंधन का अभाव होना। तटबंधों का टूटना एवं जल संग्रहण क्षेत्र में मानव का प्रसार आदि, ये सभी कारण है बिहार में बाढ़ आने का। अब हम देखेंगे बिहार में सूखा। मानसून की अनिश्चितता तथा
जल के अवैज्ञानिक दोहन के कारण सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। बिहार का लगभग 20% क्षेत्र सूखा से प्रभावित होता है। सूखे से प्रभावित होने वाले प्रमुख जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास और कैमूर तथा मुंगेर आदि। सूखा नियंत्रण के लिए आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे टपक सिंचाई, फव्वारा सिंचाई आदि का प्रयोग एवं नहर निर्माण का कार्य किया जाना आवश्यक है। अब देखेंगे हम भूकंप के बारे में। बिहार में भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार की भौगोलिक अवस्थिति हिमालय के समीप होने के कारण यहाँ भूकंप की संभावना को जन्म देती है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों को भूकंप की संभावना के आधार पर विभिन्न जोनों में विभाजित किया गया है। इनमें जोन 5, 4 एवं 3 में विभाजित किया गया है। जोन 5 अत्यधिक प्रबलता वाला जिला, जहाँ पर अत्यधिक प्रबल भूकंप आते हैं। इसमें किशनगंज, सहरसा, सुपौल, माधेपुरा, अररिया, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया आदि जिले हैं। फिर है जोन 4, यह मध्यम प्रबलता वाला, इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, वैशाली, पटना, सिवान, शिवहर है। जोन 3 निम्न प्रबलता वाला, इसमें गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, मुंगेर है। जोन 3 निम्न प्रबलता वाला, इसमें गया, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर आदि जिले हैं। अब देखते हैं चक्रवात। बिहार में भौगोलिक रूप से समुद्री तटीय राज्य नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी के समीप होने के कारण यह चक्रवात जैसी आपदा से कभी कभी प्रभावित होती है। बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाला चक्रवात पश्चिम बंगाल, झारखंड से होकर बिहार के समीपवर्ती जिलों को प्रभावित करता है। चक्रवात के मुख्य रूप से बिहार के पूर्वी जिले किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार, अररिया आदि जिले प्रभावित होते हैं। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाएं से जान माल की क्षति होती है। चक्रवात में मूसलाधार वर्षा एवं तेज हवाओं से जान माल की क्षति होती है। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। सेंडाई फ्रेमवर्क और बिहार। जापान में सेंडाई शहर में मार्च 2015 में आपदा जोखिम में कमी लाने के लिए तीसरा संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में आपदा जोखिम में कमी लाने से संबंधित 7 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए। भारत में 1 जून 2016 को सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने सेंडाई फ्रेमवर्क से संबंधित कार्य योजना लागू किया। इसके तहत बिहार में 2016 में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप 2015 से 30 अपनाया गया। तो यहाँ तक हम देख लिए। अब आगे हम आने वाली वीडियो में बिहार की आर्थिक अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।